इस यूनिट में हमारे पास मौजूद है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, हमें पता है कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। आमतौर पर मोस्ट कॉमन जो स्टेट हैं वो हमारे पास 3 मैटर की स्टेट है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमारी बुक में 4th स्टेट ऑफ मैटर भी डिस्कस है, प्लाज्मा स्टेट। वैसे अगर वो कहता है कि मोस्ट कॉमन स्टेट कौन सी है तो वो 3 हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है वो है हमारे पास है सॉलिड। दूसरी स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे पास है वो है जी लिक्विड। तीसरी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास है वो है हमारे पास गैस। और चौथी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, ठीक हो गया। वैसे तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 5वीं स्टेट ऑफ मैटर भी डिस्कवर्ड हो चुकी है बच्चों, और 1995 के अंदर इसके ऊपर भी डिस्कशन हो चुकी है। और ये स्टेट ऑफ मैटर, ये साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये किसी बुक में अभी लिखा नहीं है, इसको हम नाम देते हैं सिंगल सुपर एटम स्टेट। ये हमारे पास ये भी आ चुकी है, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन हमारी बुक में नहीं है। आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि 5वीं स्टेट भी आ चुकी है। तो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास बेसिक जो है वो 3 हैं। चौथी स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारे पास यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मोस्ट कॉमन हमें ये प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ाई जाती हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ इस स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, तो आपने स्टेट ऑफ मैटर में याद रखना है कि इसका वॉल्यूम जो है वो आपने, इसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है। इसी तरीके से इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है वो भी डेफिनेट फिक्स रहती है। वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, शेप भी फिक्स रहेगी। और आपको अपने इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा ये स्टेट ऑफ मैटर नज़र आ रही है, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो मटेरियल अपने इर्द गिर्द नज़र आता है वो सॉलिड स्टेट में नज़र आता है। अब ये स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है कि ये स्टेट ऑफ मैटर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और जो शेप है वो कंटेनर के मुताबिक चेंज होती जाएगी, इसलिए इसकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है। इस स्टेट ऑफ मैटर की शेप इनडेफिनेट होगी। अगर हम गैसेस पे आते हैं तो बच्चों गैस जो स्टेट ऑफ मैटर है इसका जो वॉल्यूम है वो भी इनडेफिनेट है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे, छोटे कंटेनर में डालोगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि ये कंप्रेस हो जाती है। और इसी तरीके से इसकी जो शेप है वो भी कंटेनर के मुताबिक चेंज हो जाती है, तो इसलिए इसकी जो शेप है वो भी इनडेफिनेट है। इसकी शेप इनडेफिनेट, वॉल्यूम भी इनडेफिनेट। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट, शेप इनडेफिनेट, जबकि सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट या डेफिनेट और शेप जो है वो भी डेफिनेट है। प्लाज्मा स्टेट हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेज है बच्चों। हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेज इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। इसको हम डिटेल से भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली स्टेट है, और ये 99% यूनिवर्स हमारी प्लाज्मा स्टेट पे मुश्तमिल है, इसलिए हम इस यूनिवर्स को प्लाज्मा यूनिवर्स कह सकते हैं। तो हमारे पास 99% जो है वो प्लाज्मा स्टेट मौजूद है, क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ हमारा अर्थ नहीं आता, पूरा सोलर सिस्टम, पूरा हमारे पास ये सिस्टम आ जाता है, तो उसके अंदर 99% जो हमारे पास हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस मौजूद है वो प्लाज्मा स्टेट मौजूद है। अब हमें ये जो लिक्विड है ये हम आमतौर पर कहते हैं सबसे कम स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है पूरी कायनात के अंदर। वजह यह है कि जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मौजूद है वहाँ पे ये स्टेट ऑफ मैटर गैसेस की फॉर्म में है, और जहाँ टेम्परेचर बहुत कम मौजूद है वहाँ पे ये स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में भी मौजूद है। तो इसलिए ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाली एक फॉर्म है। अब हमने इसमें यूनिट ऑफ प्रेशर कुछ याद रखनी है, ये हमें मुख्तलिफ मल्टीपल चॉइस में काम आएंगी, कन्वर्जन में काम आएंगी। यूनिट ऑफ प्रेशर ये मुख्तलिफ रिलेशन में, फ़िज़िक्स में तो हम इनकी डेरिवेशन भी पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तो आपको डायरेक्टली रिलेशन याद होने चाहिए। कभी एटीएम से टार में जाना पड़ेगा, कभी टार से मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जाना पड़ेगा, कभी पास्कल से एटीएम में आना पड़ेगा, तो ये आपको मुख्तलिफ कन्वर्जन में रिलेशन काम आएंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास हम एटीएम प्रेशर की सबसे बड़ी यूनिट है, तो एटीएम इक्वल होता है 1 एटीएम इक्वल होता है 760 टार के, 760 टार के। इसी तरीके से 1 एटीएम इक्वल होता है, टार प्रेशर की यूनिट है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और इसी तरीके से इन दोनों में रिलेशन क्या है, टार और मिलीमीटर ऑफ मरकरी बराबर होते हैं, इसलिए कभी वो टार से मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जाना हो तो वही वैल्यू आप उसको लिख दोगे, 1 टार इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब है 760 टार इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। इसी तरीके से 1 एटीएम इक्वल होगा 101,325 पास्कल के, पास्कल प्रेशर की यूनिट है, एसआई यूनिट में आता है। और इसी तरीके से 1 एटीएम इक्वल होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ये भी प्रेशर की यूनिट है। ये दोनों एसआई यूनिट कहलाती हैं, वो ऊपर वाली नॉन एसआई यूनिट हैं, तो ये एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कहलाती हैं। इसी तरीके से अगर वो हमसे रिलेशन पूछता है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ये दोनों यूनिट आपस में बराबर होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास 1 एटीएम का रिलेशन है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI इसको लिखते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। 1 एटीएम इक्वल होता है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसी तरीके से हमें एक बार भी प्रेशर की यूनिट है, तो हमारे पास 1 एटीएम इक्वल होता है 10⁵ बार के। तो ये मुख्तलिफ रिलेशन में आपको काम आएंगे। हमें पता है कि जब भी छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाते हैं तो डिवीजन करते हैं, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ आते हैं तो उस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें रिलेशन में काम आएगा। अब इसमें सबसे पहले बच्चों में आपको 5 लॉज जो है वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आमतौर पर आप MD CAD या उसमें देखें तो आपको पता है कि वहाँ पे बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तो लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ग्राम्स लॉ या डाल्टन लॉ का जिक्र नहीं है। बच्चों उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये दोनों जगहों पे MD CAD या ECAD दोनों बच्चों को करना पड़ता है, इसलिए हम इन 5 लॉ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम 5 लॉ जो है वो आपके सामने इस वक्त मैं डिस्कस करने लगा हूँ। उनमें से मेन पॉइंट्स आज जो है, पहले बच्चों में टॉपिक को ज़्यादा फोकस करूँगा, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्रीवियस पास्ट पेपर मल्टीपल चॉइस तब कराऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर ज़्यादा पढ़ानी पड़ती है बच्चों, क्योंकि आपको भूली होती है, इसलिए थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक की रीडिंग भी करें, साथ साथ लेक्चर को भी अटेंड करें। मुख्तलिफ लॉज मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है जी बॉयज़ लॉ, नेक्स्ट हमारे पास है जी चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ, और नेक्स्ट ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, एक ही बात है। पहला सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉयज़ लॉ किन 2 पैरामीटर के दरमियान रिलेशन बताता है, तो हमें पता है कि ये वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बताता है। लेकिन यहाँ जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर नहीं है बच्चों, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर गैस के ऊपर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसलिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है या इसकी स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर व्हेन, आप क्या चीज़ को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे। ये लॉ किन 2 पैरामीटर के दरमियान रिलेशन बताता है, ये लॉ रिलेशन बताता है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल T अब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिनोट करता है। और अब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जो केल्विन स्केल में हो। टेम्परेचर के मुख्तलिफ हमारे पास यूनिट हैं, सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो इसलिए केल्विन स्केल पे है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन वाला टेम्परेचर। जबकि आपने क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रखनी है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स,
प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब्सोल्यूट टेम्परेचर बच्चों ये तीन चीज़ें भी याद कर लो, ये भी मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। अगर आपने सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है या मुख्तलिफ फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना है तो ये रिलेशन है हमारे पास, केल्विन इज़ इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में चले जाओगे। एक ये फार्मूला से इनमें तैयार कर लें। सेकंड हमारे पास है सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5/9 फ़ारेनहाइट डिग्री -32। और एक और हमारे पास है, अगर आपने आना है सपोज करें सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, तो हमारे पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ये तीन रिलेशन आपने याद कर लेने हैं। बाद दफ़ा याद है मुझे कि अगर वो कहता है कि एक पर्सन को 40 डिग्री का बुखार है तो उसका सेंटीग्रेड में टेम्परेचर क्या होगा, तो आप इन फार्मूला से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस आते हैं, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो इसको अंदर ये आता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ दो पैरामीटर हैं, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन आपने क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रखनी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। इसकी ये स्टेटमेंट भी हम पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और एक और डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर दो गैसेस के ऊपर टेम्परेचर सेम है, उनका वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद जो होगी वो सेम होगी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एवोगाड्रो लॉ की स्टेटमेंट आप पढ़ते हो। तो एवोगाड्रो लॉ दो पैरामीटर के दरमियान रिलेशन है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है बच्चों? जो डाल्टन्स लॉ है ये बताता है जो टोटल प्रेशर होता है वो सम होता है तमाम इंडिविजुअल प्रेशर के। जैसे Pt जो होगा वो इक्वल होगा P1 प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, P2 प्रेशर ऑफ सेकंड गैस एंड P3 प्रेशर ऑफ थर्ड गैस एंड सो ऑन। जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो बेसिकली तमाम गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि वो गैसेस रूम टेम्परेचर पे आपस में केमिकली रिएक्ट न करें। इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि ये स्टेटमेंट कौन से लॉ की है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस प्रोवाइडेड गैसेस कैन नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। बशर्ते के गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। तो ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट थी? ये डाल्टन्स लॉ है। इसको ऐसे बताया जाता है जो टोटल प्रेशर होता है तमाम गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है, लेकिन इसमें शर्त है कि गैसेस आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ये लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, हमें पता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, एक गैस के मालिक्यूल दूसरे गैस के मालिक्यूल के साथ मिक्स हो जाएं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दें, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं और उसकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है, तो बेसिकली क्या होता है कि परफ्यूम के जो बेसिकली वेपर्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इफ्यूजन क्या होता है? अगर एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू ए स्मॉल नैरो होल विदाउट कोलिजन फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन इज कॉल्ड इफ्यूजन। हम पढ़ते हैं कि अगर एक गैस के मॉलिक्यूल हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आते हैं थ्रू ए स्मॉल नैरो होल, उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। और इफ्यूजन कहाँ हम देखते हैं? जब हम बैलून को हवा भरते हैं, उसमें से गैस जो जहाँ से हम धागे से उसको टाइट करते हैं तो वहाँ से गैस लीक होना शुरू हो जाती है। 1-2 दिन बाद बैलून छोटा होना शुरू हो जाता है, या फुटबॉल में से हवा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद 1 बाय 1 मॉलिक्यूल निकलता रहता है। ये इफ्यूजन प्रोसेस है। या टायर में कोई पंक्चर आ जाता है तो बच्चों ये भी एक इफ्यूजन प्रोसेस है।
इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट डेंसिटी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इसकी अदर मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अदर मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद हैं तो आप कहेंगे जी इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म ये भी है, पी बी इज इक्वल टू के। अदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयज़ लॉ, पी बी इज इक्वल टू के। तो ऐसे भी आ जाता है विच वन इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयज़ लॉ। तो हमें एक तो फॉर्म याद हो गई, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक याद हो गया पी बी इज इक्वल टू के, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। एक और मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमें न्यूमेरिकल में भी काम आती है, ये भी इसी की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो बच्चों इसकी यही मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद थी, इसके अलावा इसकी और कोई मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी कौन सी मैथमेटिकल फॉर्म है तो आप कहते हैं इसकी एक तो मैथमेटिकल फॉर्म है V/T इज इक्वल टू के, V/T इज इक्वल टू के। यहाँ से कांस्टेंट हटा दिया है और इसके साथ हमारे पास T आ गया, तो कांस्टेंट को एक साइड पे ले आए तो V/T इज इक्वल टू के। इसी तरीके से यहाँ पे V1/T1, बच्चों पूरी डेरिवेशन यहाँ नहीं की जाती, आपको जो चीज़ें याद करनी है वो मैं लिख रहा हूँ। और ये V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। एक अब्सोल्यूट ज़ीरो पढ़ते हैं हम। अगर वो आपसे कहे अब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, तो ये याद रखिएगा चार्ल्स लॉ। अब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब्सोल्यूट ज़ीरो जो हमारे पास है वो एप्लीकेशन है चार्ल्स लॉ की। अब्सोल्यूट ज़ीरो और अब्सोल्यूट टेम्परेचर अलग हैं। अब्सोल्यूट टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में होगा उसे अब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। लेकिन अब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को अब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ any mass of a gas become theoretically zero is called absolute zero. Temperature at which volume of any mass of a gas become theoretically zero is called absolute zero. ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाता है उसे अब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और ये कौन सा टेम्परेचर हो सकता है, सेंटीग्रेड में बच्चों ये -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको अब्सोल्यूट ज़ीरो कहेंगे। अगर वो केल्विन में कहता है तो 0 केल्विन पे किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो होता है, 0 केल्विन। अगर वो फ़ारेनहाइट में पूछता है -459 फ़ारेनहाइट, इसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाता है। तो ये अब्सोल्यूट ज़ीरो है। तो अब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसका मतलब है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसलिए मैं अगर आपसे कहूँ कि विच वन इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, तो मैं इन 3 फॉर्म के अलावा मैं नई फॉर्म भी आपको दे सकता हूँ। और ये हमारी बुक में गिवन है, VT वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, T का मतलब है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, यहाँ स्मॉल t है, इज इक्वल टू V नॉट आ जाएगा इंटू 1 + T/273। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। जहाँ पे स्मॉल t आ रहा है वो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है, तो वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर जो होगा वो V नॉट मीन वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है 273। ये भी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ है। इसको बाकायदा वहाँ हम प्रूव भी करते थे कि वहाँ पे वॉल्यूम VT जो है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी भी टेम्परेचर, इन 3 टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो कैसे होता है। लेकिन अभी आपको मैथमेटिकल फॉर्म इसकी याद करनी है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म यही थी, इसके अलावा कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ एवोगैड्रोस लॉ की कौन सी मैथमेटिकल फॉर्म है, तो बच्चों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म V/N इज इक्वल टू K हो सकती है। और क्या हो सकता है, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, ये हो सकती है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा, डाल्टन्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो बच्चों डाल्टन्स लॉ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इक्वल हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल गैस या एनी गैस डॉट PT। ये इसकी डेरिवेशन भी आपने की हुई है। तो आपको बेसिकली इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है कि आपको मोल्स दे देता है, वो दो गैसेस हैं उनके मोल्स दे देता है, किसी एक गैस का प्रेशर टोटल प्रेशर दे देता है। बच्चों इसमें पहले पॉइंट के बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है। इसके अंदर हमें पता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन है।
और नॉर्मल एस्पिरेशन में 2 पॉइंट हमने याद रखने हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, याद रखना है ये बच्चों, 159 टार होता है। अगर कभी मल्टीपल चॉइस आए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर क्या होता है, 159 टार होता है। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, हमारे फेफड़ों में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो ये 116 टार होता है। इसलिए गैस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आती है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर की तरफ आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आती है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट याद करने वाला है वो ये याद करने वाला है बच्चों कि हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे, बुलंदी पे जाते हैं तो सांस लेना कैसे होता है। आप देखें जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वजह क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन एक हैवी गैस है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से एयर जो है मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, इसलिए उसकी परसेंटेज उस मिक्सचर के अंदर कम हो जाती है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे रह जाती है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो ये नीचे रह जाएगी। जितना हम हाइट पे जाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए हमने देखा है कि जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो प्रेशराइज्ड केबन है वो एरोप्लेन के अंदर यूज़ की जाती हैं, और आम तौर पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके ऑक्सीजन का प्रेशर 159 टार से रिड्यूस होके 150 टार हो जाता है, जिसकी वजह से जब तक ये प्रेशर डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा, 159 टार और 116 टार वाला, ये प्रेशर डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा, सांस लेना मुश्किल होगा। इसलिए जब प्रेशर डिफरेंस डिस्टर्ब होता है तो हमें प्रेशराइज्ड केबल यूज़ करनी पड़ती है, तो हाइट पे जाके ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। और इसी तरीके से तीसरी एप्लीकेशन हम इसमें चौथी एप्लीकेशन याद रख सकते हैं कि अगर वो कहता है अंडर द वाटर या अंडर द डेप्थ ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, इंक्रीज़ करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अंडर वाटर इंक्रीज़ करता है, और कहा जाता है कि 40 मीटर अगर डेप्थ में पानी में चले जाएं तो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन का प्रेशर 760 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसलिए अंडर द वाटर जो है ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम लॉ ऑफ डिफियन। बच्चों, ग्राम लॉ ऑफ डिफियन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मुख्तलिफ गैसेस दे के आपसे पूछ सकता है बताओ कि इसका रेट ऑफ डिफियन फास्ट होगा या स्लो होगा। तो आप यहाँ से छोटे छोटे या दो गैसेस का रेट ऑफ डिफियन किसका हाई है या किसका लो है, बच्चों यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास रेट ऑफ डिफियन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दो गैसेस के मॉलिक्यूलर मास मुझे सेम है तो उनके रेट ऑफ डिफियन भी सेम होंगे। अगर दो गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस चेंज हैं तो उनके रेट ऑफ डिफियन भी चेंज होंगे। जैसे मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, बच्चों बताओ इनका रेट ऑफ डिफियन सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो आप कहेंगे डिफरेंट होगा। अच्छा, इन दोनों गैसेस में से किसका रेट ऑफ डिफियन ज़्यादा होगा? मॉलिक्यूलर मास रेट ऑफ डिफियन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफियन ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफियन ज़्यादा होगा, यानी एक दो कंटेनर है ना, एक में हाइड्रोजन है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों कंटेनर को मैं एक साथ खोलूँ तो कौन सा कंटेनर पहले खाली हो जाएगा? हाइड्रोजन वाला, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, रेट ऑफ डिफियन ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों मेरे पास है जी N2 और CO, इनका रेट ऑफ डिफियन सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो आप इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। अगर इनका मॉलिक्यूलर मास एक जैसा है तो रेट ऑफ डिफियन एक जैसा होगा, तो इनका रेट ऑफ डिफियन एक जैसा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा? 14 + 14 28 ग्राम पर मोल बनेगा। इसका कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है, दोनों को ऐड करो तो 28 ग्राम है, इसलिए इनके मॉलिक्यूलर मासेस सेम है तो इनके रेट ऑफ डिफियन जो है वो सेम होंगे। जिस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे कि इस मिक्सचर में किन का रेट ऑफ डिफियन सेम है, इस मिक्सचर में किसका रेट ऑफ डिफियन ज़्यादा है, इस मिक्सचर में किसका रेट ऑफ डिफियन कम है, तो इस लॉ के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। बच्चों पहले मैं आपको इसलिए मल्टीपल चॉइस साथ साथ नहीं करा रहा क्योंकि एक साथ ही क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरलिंक होते हैं, इसलिए पहले टॉपिक गो थ्रू करा के फिर कोई मल्टीपल चॉइस पास्ट पेपर से हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपको असाइनमेंट और टेस्ट की फॉर्म में जो चीज़ें मिल रही हैं बच्चों उनको भी आप फॉलो करें, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें जो आप लेक्चर है ये काफ़ी आपको आसान लगेगा वहाँ पे जाके कि ये चीज़ें हमें सारी समझ आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन।
और जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास, या इसका इस दूसरा नाम जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। एक तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये किन तीन लॉ का कम्बिनेशन है, तो बच्चों ये बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इनका कम्बिनेशन। इसमें एक कौन सा लॉ ओबे होता है, बॉयज़ लॉ, एक तो इस बॉयज़ लॉ इसमें शामिल है, दूसरा हमारे पास इसमें चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, तीसरा हमारे पास इसमें एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। इन तीन लॉ के कम्बिनेशन से जो इक्वेशन हासिल होती है उसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन को सिर्फ आइडियल गैसेस ही ओबे करती हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, हम बाकायदा रेगुलर क्लासेस इसको ड्राइव करते हैं, यहाँ हमें डायरेक्ट याद करनी है, P = nRT, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। P = nRT, ये इसमें मैथमेटिकल फॉर्म है। R जो है इसको करते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। इसको जनरल गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है। अगर 1 मोल ऑफ 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी PV = RT, आइडियल गैस फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, PV = RT। अब इसकी अदर मैथमेटिकल फॉर्म भी हैं, ये भी, विच वन इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। ये भी आपको असाइनमेंट में या टेस्ट के अंदर क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगी कि अगर आपको ये याद है तो ये P1 V1/T1 = P2 V2/T2, अदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। एक और भी इसकी फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन की, वो है D = PM/RT, PM/RT। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन की एक मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके ऊपर काफ़ी हेल्पिंग आपको हेल्प मिल जाती है कि डेंसिटी बाज़ दफ़ा पूछता है तो आपको पता है डेंसिटी मालिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दो गैसेस के मालिकुलर मासेस सेम है तो उनकी डेंसिटी सेम होगी। अच्छा, अगर एक ही गैस के ऊपर प्रेशर दे के आपसे पूछे कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, डेंसिटी कम होगी। अगर एक ही गैस के ऊपर दो डिफरेंट टेम्परेचर दे के पूछे, जैसे वो कहता है हॉट एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है या आम नॉर्मल टेम्परेचर वाले एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। इसलिए हम गर्मियों में जब फ़ैन चलाते हैं तो यकदम जब फ़ैन चलता है तो पहले हमें गर्म हवा आती है क्योंकि वो छत के साथ ऊपर चिपक जाती है। जैसे ही हम थोड़े से चलाते हैं फ़ैन तो वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती है क्योंकि वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है वो हाइट की तरफ चली जाती है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखा है ये पूछे जा चुके हैं। अब एक और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो इसके इस वाले से ही ड्राइव की जाती है, PV = nRT से निकाली जाती है, PV = nRT। इसमें जो है n नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ मोल्स को हम आम तौर पर ये लिखते हैं PV = मोल्स, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और T बन जाएगा। तो इसलिए किसी गैस का मालिकुलर मास फाइंड करना पड़ जाए तो उसमें भी ये आपको हेल्प कर सकती है। मालिकुलर मास को इधर ले आएँ, mRT/PV, तो ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आपको इसकी मैंने 5 मैथमेटिकल फॉर्म बताई हैं, 1, 2 और ये तीसरी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये ऊपर चौथी मैथमेटिकल फॉर्म है और ये 5वीं मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये इसकी मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद हैं। अब हमें डायरेक्टली कुछ यूनिट्स ऑफ आर आ जाती हैं। बाज़ दफ़ा कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसा यूनिट ऑफ आर है। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो वैल्यू सही लिखी होती है, आगे यूनिट चेंज कर देता है, वो कहता है आर की इनमें से कौन सी करेक्ट यूनिट है। तो हम मेरे बुक में जो गिवन है हम उनको डायरेक्टली यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो हमें डायरेक्टली याद हो जाएँ। किसी जगह मल्टीपल चॉइस हो तो हम उसका अटैम्प्ट कर सकें। तो यूनिट ऑफ आर या आइडियल गैस कांस्टेंट की यूनिट की तरफ जा रहे हैं। यूनिट्स ऑफ आर की यूनिट क्या है बच्चों? वहाँ पे तो हम बाकायदा ड्राइव करते थे और आपको पता है कि वहाँ ये फार्मूला लगाते थे, PV = nRT, तो R = आ जाता था PV/, आपके पास आ जाएगा PV/RT, PV/NT। ये आप वहाँ पे लगाते थे क्योंकि आप इसमें R निकालना चाह रहे थे तो R निकालते थे तो R इधर रह जाता था, PV/NT हो जाता था। वहाँ आर की यूनिट मुख्तलिफ निकालते थे। इसमें आपको पता है कि जो प्रेशर पुट होता है
हमें पता है प्रेशर की वैल्यू जो पुट करते हैं वो 1 ATM पुट करते हैं, और 1 ATM के मुख्तलिफ रिलेशन मैंने बताए हुए हैं। और मोलर वॉल्यूम यहाँ पुट होता है, और मोलर वॉल्यूम हमें याद है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये वॉल्यूम पुट होता है। अच्छा, गैस के मोल 1 मोल ही पुट होते हैं। और टेम्परेचर आपको पता है वो हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, STP पे वैल्यू होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप 273 ऐड करके, क्योंकि टेम्परेचर जब भी केल्विन में हम ऐड करेंगे तो तब ला ओबे होते हैं, इसलिए 273 केल्विन टेम्परेचर पुट होता है। वहाँ हम जब ये वैल्यू सारी पुट करते थे तो R की एक वैल्यू आ जाती थी, R इज़ इक्वल टू, अब इस पूरे को जब हम ड्राइव करते थे तो 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। और आपको ये कहा जाता था बच्चों, ये वैल्यू आपने डायरेक्टली याद करनी है, क्योंकि ये वैल्यू आमतौर पर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होती थी, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए। एक तो यूनिट ऑफ R, आप तकरीबन मैं आपके सामने 7 से 8 यूनिट ड्राइव करूँगा, तो इसमें से एक यूनिट ये है। अच्छा, अगर मैं ATM की जगह यहाँ पे टार लिखना चाहूँ तो 1 ATM आप पढ़ के आए हैं कितने टार की इक्वल होता है, 760 टार की इक्वल होता है। इसका मतलब है ATM बड़ी यूनिट है, टार छोटी यूनिट है। ATM से टार की तरफ जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, इसको आप मल्टीप्लाई करते थे वहाँ 0.0821 इंटू 760 करते थे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते थे तो ये आपके पास आंसर इसका बन जाता था 62.4। लेकिन अब यूनिट ATM की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ ATM की जगह टार हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब इसी तरीके से रहेगा, पर केल्विन भी रहेगा और पर मोल भी रहेगा। ये यूनिट नंबर 2 हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ टार का मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ क्या रिलेशन है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि टार हो या मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। 1 टार इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसके बराबर होगा। 1 टार इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसको मैं अगर नेक्स्ट यूनिट में लिखना चाहूँ तो R इज़ इक्वल टू 62.4 अब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और फिर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये भी लिख सकता हूँ, और ये पर मोल, और ये यूनिट नंबर आपके पास आ जाती है 3। अच्छा, मैं इसमें प्रेशर तो चेंज कर रहा था, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ इसमें मैं वॉल्यूम चेंज करना चाहूँ तो फिर क्या होगा, तो अब वॉल्यूम जो है वो मैं डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब में लेके आ रहा हूँ। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, हमें इतना पता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिली लीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर क्यूब या मिली लीटर एक ही चीज़ है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज़ है। इस लिहाज से अगर मैं आपसे कहूँ कि वॉल्यूम चेंज करें तो आप लाजमी बात है यहाँ डेसीमीटर क्यूब से मिली सेंटीमीटर क्यूब में जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज़ इक्वल टू 62.4 इंटू 1000 हो जाएगा, इंटू 1000। और मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऐसे ही आ सकता है क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं किया, लेकिन आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,400 बन रहा है, ठीक है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट नंबर आपके पास कौन सी ड्राइव होगी, 4। अब इसी तरीके से बच्चों इसमें नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि SI यूनिट, अगर वो मुझसे कहता है कि इनमें से SI यूनिट ऑफ R कौन सी है, तो अभी तक मैंने आपको इनमें से कोई भी SI यूनिट ऑफ R नहीं कराई, ये नॉन SI यूनिट थी। तो SI यूनिट में आपको पता है कि प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली मीटर क्यूब में होता है। इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ SI यूनिट की तरफ जाएँ तो आप उसी जो पहली मैथमेटिकल फॉर्म है, ये वाली जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेशर जो है वो आप 1 ATM की जगह आप पुट करेंगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पुट करेंगे। और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने डेसीमीटर क्यूब जो लिखा हुआ है इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, और हमें इतना पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के।
इसलिए इसको जब आप छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जा रहे हो, मीटर क्यूब की तरफ जा रहे हो, 1000 से डिवाइड करो। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे 0.022414 मीटर क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसी तरीके से प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ़ मोल्स वही रहेंगे, 1 रहेंगे। और टेम्परेचर भी आपको पता है कि केल्विन में 273 केल्विन रहेगा। जब हम ये सारी वैल्यू इस मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल डाटा जो आएगा वो ये यूनिट आएगी 8.314। ये भी यूनिट आपको ज़बानी याद कराई जाती थी। 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। आप इसको बेशक पुट करके चेक कर लें, आंसर सॉल्व करके चेक कर लें, यही आंसर आएगा 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ये यूनिट नंबर 5 पे पहुँच गए। अब हम यूनिट नंबर 6 की तरफ जाते हैं और हमें पता है कि एक न्यूटन मीटर जो है वो एक न्यूटन मीटर 1 जौल की इक्वल होता है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जौल। तो इसलिए अगर मैं इसको जौल में लिखना चाहूँ, जौल एनर्जी की यूनिट है 8.314। अब न्यूटन मीटर की जगह आ जाएगा जौल पर केल्विन पर मोल, और ये यूनिट नंबर 6 आ जाएगी। इसलिए न्यूटन मीटर की जगह जौल भी लिखा जा सकता है क्योंकि 1 न्यूटन मीटर 1 जौल के इक्वल होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ इसको अर्ग में कन्वर्ट करें, अर्ग भी एनर्जी की एक यूनिट है, तो हमें इतना पता है कि एक रिलेशन हमें याद है और वो ये है कि 1 जौल इक्वल होता है, जौल बड़ी यूनिट है, 10⁷ अर्ग की। तो हमें इतना पता है कि इसको हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जौल की जगह अर्ग लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास यूनिट कुछ बन जाएगी 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग, फिर आ जाएगा पर केल्विन पर मोल। ये भी आपके पास इसकी यूनिट है। तो इस लिहाज से यूनिट नंबर 7 पे पहुँच गई। आखिरी यूनिट SI यूनिट आपने बच्चों इसमें से ये वाली ड्राइव की हुई, ये SI यूनिट है हमारे पास। अब बाकी इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो मैं आपसे कहूँ कैलोरी में इसको R की वैल्यू को कैसे कन्वर्ट फॉर्म में दिया जा सकता है, तो हम इस फॉर्म से शुरू करेंगे, इस वाली फॉर्म से शुरू करेंगे। 8.314 जौल पर केल्विन पर मोल से शुरू करेंगे, जौल वाले से। तो हमें इतना पता है कि 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.184 जौल। ये रिलेशन हमें याद करना है, ये मैथमेटिकल फॉर्म पूछी भी गई है। ये भी मल्टीपल चॉइस होता है, जैसे 1 AMU इज इक्वल टू 4, सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन बच्चों को उस वक्त नहीं आ रहा होता। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जौल है। अब बच्चों इसी के अंदर अगर मैं जौल की जगह देखो, मैंने छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाना है। जौल छोटी यूनिट है, बड़ी कैलोरी बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जब जाएंगे तो डिवाइड करते हैं, इसलिए मैं इस यूनिट को डिवाइड कर दूंगा। R मेरे पास था 8.314 डिवाइडेड बाय 4.184, और अब जौल की जगह कैलोरी हो जाएगा, पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें हमारे पास ये सारा सॉल्व होने के बाद R की वैल्यू आ जाएगी 1.987 और कैलोरी हो जाएगा, पर केल्विन हो जाएगा और पर मोल हो जाएगा, और ये यूनिट नंबर 8 होगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहाँ तक हम पहुँचे। अब हम थोड़ा सा कोई मल्टीपल चॉइस देखते हैं। जितने टॉपिक हमने पढ़े उन टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस करते हैं। तो एक क्वेश्चन अपने पास नोट करें, मैं सिर्फ डिक्टेट कराऊंगा, आप लोग उसको नोट करेंगे और फिर मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिक्टेट कराने लगा हूँ और क्वेश्चन ये है, ए पर्सन हैज़ फीवर ऑफ, क्वेश्चन लिखें, ए पर्सन हैज़ फीवर ऑफ 104 फ़ारेनहाइट। ए पर्सन हैज़ फीवर ऑफ 104 फ़ारेनहाइट। This temperature on degree centigrade is, a person has fever of 104 Fahrenheit. This temperature on degree centigrade is, ऑप्शन आपको दे रहा हूँ मुख्तलिफ। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ 50 डिग्री, 8 डिग्री में उसको बुखार है, 104 फ़ारेनहाइट।
आप सेंटीग्रेड में उसका टेम्परेचर बताएं। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिलेशन यहाँ लिखा था, मैंने कहा था सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं। तो अब हमने सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू लिखा था 5/9 फ़ारेनहाइट डिग्री -32, ये मैंने फार्मूला लिखवाया था आपको। तो इसलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिखोगे 104 -32। जब आप इसको सॉल्व करोगे सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 5/9, अच्छा बच्चों 104 में से अगर 32 माइनस करें तो 72 आता है, और 9 का टेबल अगर 72 तक लेके जाएं 8 आता है। तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बुखार है उसको। तो ये मल्टीपल चॉइस में इसका ऑप्शन बनता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये भी पास्ट पेपर में से एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पहले अपने पास वो क्वेश्चन नोट करें, फिर मैं उसके चारों ऑप्शन आपको बताता हूँ और फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। तो अगला ऑप्शन हमारे पास है, क्वेश्चन है व्हेन 0.5 मोल ऑफ CO2, व्हेन 0.5 मोल ऑफ CO2 and 1 mole of O2, 0.5 mole of CO2 and 1 mole of O2 at STP are compressed 2 times and 3 times of their respective original pressure. Their respective volume will be A पार्ट, उसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम दे दिए गए हैं। ए पार्ट है जी 7.5 और दूसरा ऑप्शन है 6.5। दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में उसने जो हमें इसमें डाटा में दिया हुआ है 5.6 और 7.5। नेक्स्ट हमें जो डाटा में गिवन है वो हमें है जी 2, 3। सी पार्ट में 2, 3 और डी पार्ट में उसने दिया है नन ऑफ दीज। बच्चों एक गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, पहले लिखी हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मोल मुझे गिवन थे 0.5 मोल्स, और दूसरी गैस आपके पास थी ऑक्सीजन और उसके मोल गिवन थे 1 मोल। और पहली गैस को 2 टाइम कंप्रेस करना है और दूसरी गैस को 3 टाइम कंप्रेस करना है। पहली गैस CO2 थी, दूसरी गैस O2 थी। पहली गैस को 2 टाइम कंप्रेस करना है और दूसरी गैस को 3 टाइम कंप्रेस करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, पहले तो आपको पता है मोल हैं, तो वॉल्यूम निकाल लो। एक मोल का वॉल्यूम 22.414 है, 0.5 मोल का वॉल्यूम निकालना है तो 22.414 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 11.2 डेसीमीटर क्यूब पहले तो इसका वॉल्यूम आएगा। इसी तरीके से इसका 1 मोल है और 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है 22.414 STP पे होता है, ये डेसीमीटर क्यूब है। अब वो कहता है कि पहली वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप 2 टाइम कंप्रेस करो। उसको 2 टाइम कंप्रेस करने का मतलब ये है कि जब प्रेशर 2 गुना बढ़ाओगे वॉल्यूम 2 गुना कम हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आपके पास बन रहा है 5.6। ये आपके पास आ रहा है वॉल्यूम 5.6 डेसीमीटर क्यूब। अब इसमें से इसको कितने टाइम कंप्रेस करना था 3 टाइम, जिसका मतलब है 3 से डिवाइड कर दो, जितना प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना ही कम होता है। ठीक है, तो हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा हुआ है, तो ये बॉयज़ लॉ से क्वेश्चन है। तो अब आप इसको लेके जाओगे 3 का टेबल तो 7 आ जाएगा पॉइंट, आपके पास आ जाएगा 5 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें पता है 3 7 21 होता है, तो इस लिहाज से आपके पास ये आंसर बनता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन आपके पास कौन सा बन रहा है, बी का ऑप्शन बन रहा है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जब तक हमारे पास टाइम है बच्चों तो हम एक और क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन है, अपने पास नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following do not have same density, which of the following do not have same densities at STP when they have same volume?
which of the following do not have same densities at STP when they have same volume? ऑप्शन आपके पास ए है पहला N2CO, दूसरा ऑप्शन आपके पास है इसमें O2 C2H6, तीसरा ऑप्शन है CO2 और C3H8, और नेक्स्ट डी ऑप्शन उसने हमें पास्ट पेपर में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। सवाल उसका ये है कि इसमें से कौन सी ऐसी गैसेज हैं जिनका वॉल्यूम जो है उनका वॉल्यूम तो सेम है STP पे, लेकिन उनकी डेंसिटी एक जैसी नहीं है। ठीक है, डेंसिटी एक जैसी नहीं है। तो ऐसा कौन सा है? हमें डेंसिटी का रिलेशन एक मैंने बच्चों आपको बताया था, और डेंसिटी का रिलेशन था D = PM/RT। मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिनके मॉलिक्यूलर मासेस सेम है उनकी डेंसिटी सेम है, जिनके मॉलिक्यूलर मासेस चेंज है उनकी डेंसिटी चेंज है। अब इनके मॉलिक्यूलर मासेस आपको पता है ये 28 है, ये भी 28 है, निकाल के चेक कर लें। इनके मासेस सेम है, इनकी डेंसिटी तो सेम होगी। अच्छा, इसका मास 44 ग्राम है, इसका मास भी निकाल लें 44 ग्राम में, लेकिन इन दोनों के मासेस आपस में चेंज आ रहे हैं, चेक कर लें। इसलिए इन दोनों के मासेस सेम नहीं हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी सेम नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन हमारे पास बी बन गया, ऑक्सीजन और C2। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, आज के लिहाज से आखिरी क्वेश्चन, अपने पास नोट लिखें, नोट करें। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, Dalton law of partial pressure is not applicable. Dalton law of partial pressure is not applicable for the following gaseous mixture. Dalton law of partial pressure is not applicable for the following gaseous mixture. A part CO plus O2, B part N2O2 plus O2, और C पार्ट H2 plus O2 और D पार्ट ऑल। डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर किस गैसेस मिक्सचर पे अप्लाई नहीं होगा इनमें से? तो बच्चों आपको पता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस प्रोवाइडेड गैसेस कैन नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। तो इसलिए आपने याद रखना है कि इनमें से ऐसी गैसेस जो रूम टेम्परेचर पे आपस में रिएक्शन कर जाएं उन पे अप्लाई नहीं होता। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये खुद ब खुद मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करती हैं। ये दोनों गैसेज आपस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती, ये गैसेज भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती। बच्चा कह सकता है सर NO बनता है, इसमें भी कह सकता है वाटर बनता है, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के इक्वल होता है, लेकिन उसमें शर्त है कि रूम टेम्परेचर पे गैसेस आपस में केमिकली रिएक्ट न करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा।